हेलो दोस्तों, ज्ञान स्टडी क्लासेस यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। और आज का विषय है मुगल कालीन हमारा जागीरदारी व्यवस्था। मुगल कालीन जागीरदारी जो व्यवस्था क्या थी, पिछले वीडियो में मैंने जो है मनसबदारी व्यवस्था के बारे में चर्चा किए थे, लेकिन आज जो है यह मनसबदारी व्यवस्था पर आज हम चर्चा करते हैं। क्योंकि जागीरदारी व्यवस्था और मनसबदारी और एक हमारा जमींदारी, ये बहुत ही अलग अलग रूपों में ये मुगल काल में थी। लेकिन फिर भी हम आज देखते हैं कि भारत में जो ये हमारा जागीरदारी जो व्यवस्था जो थी मुगल काल में, तो भारत में मुगल शासन की स्थापना के बाद जो है, यानी इसके जो संस्थापक जो थे मुगल वंश के, बाबर ने अपने जीत के बाद जो क्या किए थे कि इसके पहले, यानी बाबर के पहले जो है भूतपूर्व जो अफगान सरदार था उन्हें पुनः स्थापित किया और जीते गए क्षेत्रों पर लगभग 1/3 भाग जो है से ज़्यादा, जो 1/3 से ज़्यादा भाग जो है उन लोगों में बांटा गया। इस प्रकार के जो कार्यभार जो उन्हें सौंपा गया, यानी वजह यानी पुरस्कार के रूप में, और जो प्राप्त किया वह वजादार के रूप में जाना गया। यानी जो दिया गया वजह यानी पुरस्कार, और जो प्राप्त किया जो अफगान, वह है वजादार के रूप में जाना गया। तो इस क्षेत्र के कुल राजस्व का, यानी कुछ जो क्षेत्र था, जो क्षेत्रों का कुल राजस्व का 1/3 भाग जो है वजह के रूप में आवंटित किया गया। और शेष जितनी जो बचा वह भूमि जो है राजस्व यानी खालसा के अधीन में कर दिया गया। अभी मैं बताने जा रहा हूँ कि खालसा भूमि क्या थी। तो जीते गए जो क्षेत्र था वह बाबर ने क्या किए थे, अपने हकीम जो गवर्नर हुआ करते थे उसको नियुक्त किया। हुमायूं के शासनकाल तक भी जो है यही प्रथा कायम रही वजादार के रूप में। तो हम देखते हैं कि जो है जागीरदारी व्यवस्था का जो है अकबर भी अपने शासनकाल में सभी क्षेत्रों को मोटे तौर पर ये जो है खालसा और जागीर भूमि में विभक्त किया। अकबर ने क्या किया कि खालसा भूमि और जागीर भूमि में जो आवंटन किया गया। और ये खालसा क्या था कि सरकारी अधीन में, सबसे पहले क्या था, सरकारी अधीन में पहले का राजस्व राजकोष में जाता था। लेकिन जागीरदारी व्यवस्था जब हुई, जागीरदारों को उनके पद के अनुसार नगद वेतन के बदले जो है जागीर प्रदान की जाती थी। कुछ जो है कुछ इस समय जो मनसबदारों को नगद वेतन तो मिलता ही था, लेकिन नकदी के रूप में उसे जाना जाता था। लेकिन कुछ जागीर भी जो है नगद के रूप में भी, जागीर के रूप में भी दिया जाता था। लेकिन राज्य का अधिकांश क्षेत्र जो था वह मनसबदारों के पद के अनुसार ही जो है बांटा जाता था। सबसे पहले देखते हैं कि जो है अकबर ने अपने समय में जब आए तो खालसा भूमि और जागीर भूमि में जो है बांटा। तो खालसा भूमि क्या था, राजकीय नियंत्रण। याद रखेंगे कि खालसा भूमि राजकीय नियंत्रण वाला जो है वैसा क्षेत्र जिसका भूराजस्व सीधे केंद्रीय खजाने में जाता था या केंद्रीय कोषागार में ही जाता था, वो राजकीय नियंत्रण में जाता था। और वे जो मुख्य जो क्षेत्र हुआ करते थे उपजाऊ, वो अपने अधीन रखता था। यानी उपजाऊ क्षेत्र रखा जाता था अपने क्षेत्र में। जैसे पंजाब का क्षेत्र है, गंगा जमुना का जो द्वाब का क्षेत्र है, ये क्षेत्रों को जो है खालसा भूमि के अंतर्गत रखा था। ये सरकारी कोषागार में डायरेक्ट सीधे जाता था, यानी सरकारी संरक्षण में। तो राजकीय नियंत्रण में ये हमेशा जो है खालसा भूमि रखता था। देखते हैं दूसरे जो है जागीर भूमि, जो आज का जो विषय है। जागीर क्या है, प्रशासनिक अधिकारियों, सैनिकों, धार्मिक वर्गों एवं अन्य लोगों को प्रदान की जाने वाली वैसी भूमि जिसका राजस्व मिलता हो। यानी ऐसी भूमि जो लोगों को बांटता हो जिसे जो है राजस्व से मिलता हो, यानी उसे राजस्व मिलता हो, लेकिन राज्य अधिकृत करे, यानी राज्य के अधीन में काम करने वाले को ही जागीर कहा जाता है। तो सबसे पहले ध्यान रखेंगे जागीर भूमि यानी प्रशासनिक अधिकारियों, सैन्य अधिकारियों, जैसे मनसबदारी व्यवस्था में सैनिक और गैर सैनिक सभी को दिया जाता था, वही है हमारा जागीर है। प्रशासनिक अधिकारियों, सैनिकों, धार्मिक वर्गों, अन्य वर्गों को, सभी लोगों को जो है भूमि प्रदान की जाने वाली वैसी भूमि जो राजस्व से मिलता हो और उसे राज्य अधिकृत करता हो, है ना, तो करता हो। तो इस तरह से देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि जो है मुगल काल में, यानी मुगल प्रशासनिक अधिकारी या मनसबदारों के वेतन का निर्धारण तो नगद में किया जाता था, लेकिन उसका भुगतान कैसे किया जाता था, जागीर के रूप में होता था। याद रखेंगे कि मुगल प्रशासनिक अधिकारी या मनसबदारी का जो वेतन का जितने भी अधिकारी होते थे उसे नगद तो दिया जाता था, लेकिन उसका भुगतान कैसे, जागीर के रूप में दिया जाता था।
अधिकारियों का जो क्षेत्र है विशेष का स्वामित्व तो नहीं सौंपा जाता, यानी जो अधिकारी या जागीर जिसे भी मिलती थी उस क्षेत्र या भूमि का जो है स्वामित्व तो नहीं माना जाता था, उसे सौंपा नहीं जाता था, बल्कि संबंधित क्षेत्र को सिर्फ क्या है भू राजस्व वसूलने का अधिकार दिया जाता था, सिर्फ उसे भू राजस्व वसूलने का अधिकार दिया जाता था। इसी तरह देखते हैं इन्हें फौजी टुकड़ियां रखनी पड़ती थी और जमीन पर वंशानुगत अधिकार नहीं होता था, क्योंकि इसे फौजी जितने भी सब रखने पड़ते थे, लेकिन ये जमीन पर वंशानुगत यह दावा नहीं कर सकता था, यह वंशानुगत अधिकार नहीं होता था। प्रशासनिक कारणों से जागीरदारों का एक जागीर से दूसरे जागीरों में स्थानांतरण, देखिए बहुत याद रखेंगे कि एक प्रशासनिक कारणों से अगर कोई भी कुछ दोष या कोई कारण या कुछ भी हो तो जागीरदारों को एक जागीर से दूसरे जागीर में स्थानांतरण होती थी, है ना। जैसे किसी एक जगह अगर कुछ दिक्कत हो रही हो तो दूसरे जगह में उसको स्थानांतरण कर दिया जाता था, ऐसी व्यवस्था थी। तो इस तरह से देखते हैं इसलिए करती थी ताकि जागीरदारों को स्थानीय स्तर पर अपना प्रभाव बढ़ाने और जड़ें जमाने के प्रयास पर नियंत्रण रखा जा सके, क्योंकि अगर एक ही क्षेत्र पर अगर रखा जाता है तो वह जो है क्या करेगा, वो अपना प्रभाव बढ़ा लेगा, अपना जड़ें जमा लेगा और मनमानी टैक्स राजस्व वसूलना किसानों से प्रारंभ हो जाएगा और इस तरह से संकट की स्थिति में आ जाएगा। तो इसका भार जो है केंद्रीय प्रशासन पर जो है इसका जो है परेशानी का सबब बन जाएगी। इसीलिए जो है जागीरों को प्रभाव को जो है नियंत्रण करने के लिए, उसके जड़ें जो जमाने के लिए उस क्षेत्र को जो है ये नियंत्रण रखने के लिए प्रयास किया गया। इसीलिए स्थानांतरण की भी व्यवस्था थी। दूसरी ओर देखते हैं स्थानांतरण की इस प्रक्रिया के कारण जागीरदारों को अपने क्षेत्र विकास के लिए कई लंबे समय तक योजना बनाने में रुचि नहीं रखते थे, क्योंकि एक जागीर को जब हमेशा दूसरे स्थानांतरण किया जाता था तो वह भी जो है कोई विकास के कार्य में नहीं देखता था, कोई लंबे समय तक जान रहा था कि लंबे समय तक जो नहीं रहेंगे, इसलिए कोई योजना या रुचि नहीं रखते थे किसानों के विकास के लिए। अब हम देखते हैं कि ये लोग काम क्या था, जागीर सोचता था कि कम से कम समय में और ज्यादा से ज्यादा वसूल करना इनका उद्देश्य रह गया था। जागीरों का क्या था, अधिक से अधिक राजस्व वसूल करना। तो इस तरह से कुछ इसमें दोष पाए गए, लेकिन जागीर के भी प्रकार हैं। याद रखेंगे कि जागीर कौन कौन से प्रकार हैं। सबसे पहले देखते हैं जागीर के प्रकार में वतन ए जागीर। वतन ए जागीर वैसा जागीरदार जिनका जमीन पर वंशानुगत अधिकार होता था। जैसे उदाहरण के लिए मेवाड़ के राजा अमर सिंह थे, तो वैसा जागीरदार उसे जो है जिसका जमीन खुद का हो और वहां पर जो है वह जमींदार हो, तो उस तरह से वंशानुगत अधिकार होता था, उसी को वतन ये जागीर कहा जाता था। वतन ये जागीर जिसका अपना वंशानुगत अधिकार था और वहां का जागीर उसे प्राप्त हो, उसे वतन ये जागीर कहता है। ये जहांगीर के समय में जो है अलतमगा जागीर कहलाई। यही जो है जहांगीर जब अपने समय में इसी को वतन ये जागीर को अलतमगा जागीर कहलाया। ये देखिए ये वंशानुगत हुआ करती थी, ये याद रखेंगे, वंशानुगत हुआ करती थी और स्थानांतरण नहीं होता था, इसका स्थानांतरण नहीं होता था। याद रखेंगे वंशानुगत होता था, स्थानांतरण नहीं होता था इसका, क्योंकि वह उसका अपना पैतृक संपत्ति था वो उसका। दूसरा देखते हैं पेबाकी जागीरदार, कि एक जागीर से लिया गया लेकिन दूसरों को नहीं दी जाती थी बल्कि सुरक्षित रखा जाता था, उसे बोलते हैं जागीरदार, पेबाकी जागीरदार। इसी तरह देखते हैं तीसरा वेतन जागीरदार या तनख्वाह ये जागीर कहा भी जाता है। वेतन को तनख्वाह ये जागीरदार भी है। वैसे अधिकारी जो उसके वेतन के बदले में मिली जागीर को वेतन जागीरदारी कहलाते हैं, यानी वेतन जागीरदार कहलाते हैं, उसे वेतन जागीरदार के नाम से जाना गया। इसी तरह देखते हैं मसरत या मसरूत जागीरदार। पूछा जाए मसरत या मसरूत जागीरदार किसे कहा जाता है, तो जागीरदार को अपने अतिरिक्त जिम्मेवारी सौंपी जाए। अगर किसी व्यक्ति को अगर जागीर मिली हुई है, अगर उसे और जिम्मेवारी और कुछ अतिरिक्त दिया जाए तो उसी को जो है मसरत या मसरूत जागीरदार कहें। इसमें क्या किया जाता था, आय में वृद्धि के लिए जागीर बढ़ा जाती थी। अगर कोई भी जागीरदार को कोई और भी जिम्मेवारी सौंपी जाती थी या उस पर थोपा जाता था, तो उसकी आय में वृद्धि के लिए क्या किया जाता था, और भी जागीर जो है बढ़ा दी जाती थी ताकि उसे राजस्व मिल सके। इसी प्रकार देखते हैं
कि इसके अतिरिक्त अतिरिक्त जागीर को मसरूत कहा जाता था। यही याद रखेंगे, अतिरिक्त जागीर को, जागीरदार को जो जागीर दी जाती थी वही जागीर कहलाई। कार्य खत्म होने के बाद अगर कोई जिम्मेवारी होती थी, अगर कोई कार्य खत्म हो जाए तो वापस फिर ले ली जाती थी। तो इस तरह से देखते हैं। अगला हम देखते हैं मदद ए मास, इनाम ए जागीर के नाम से भी जाना जाता है। मदद ए मास, मदद ए मास वैसे जागीर कहा जाता है जो सामाजिक रूप से और धार्मिक और शैक्षणिक संस्थानों को दिया जाता था। या इनाम ए जागीर के नाम से भी जाना जाता है, इनाम के रूप में भी दिया जाता था। तो यह मदद या मास के रूप में, मदद मतलब मदद ए मास का, और इनाम के रूप में, यानी सामाजिक कोई कार्य के लिए, सोशल वर्क के लिए, या धार्मिक कार्य के लिए, या शैक्षणिक संस्थानों, यानी सामाजिक, धार्मिक और शैक्षणिक संस्थानों को जो है दिया गया जागीर को जो है वह मदद ए मास या इनाम ए जागीर के नाम से जाना जाता है। बस ये सब स्थानांतरण जितने भी है, ये सब स्थानांतरण हुआ करते थे, लेकिन वंशानुगत नहीं होती थी। तो एक ही मेरा वतन ये जागीर जो थे, वतन ये जागीर, वह वंशानुगत और स्थानांतरण नहीं होती थी। बाकी सभी में वंशानुगत अधिकार नहीं था और स्थानांतरण जो है हुआ करता था। तो इसके बाद हम देखते हैं कि विभिन्न क्षेत्रों में, यहाँ भी देखते हैं कि विभिन्न क्षेत्रों में जो है, क्षेत्रों से जो है अनुमानित राजस्व को जो है जमा या जामी कहते थे। और क्योंकि इसके दाम के रूप में आकलन होता था। दाम क्या था उस समय? दाम, ये दाम जो था एक छोटा सा तांबे का सिक्का होता था। क्या था? एक छोटा सा तांबे का सिक्का था, तांबे का सिक्का। ये तांबे का सिक्का था, होता था। अनुपातिक तौर पर जो है एक दाम जो है चांदी के 1 रुपये का 1/40वां भाग होता था। तो जमा के भूराजस्व जो होते थे, जमा में जो है भूराजस्व होते थे। अंतर्देशीय पारागमन शुल्क, या अंतर्देशीय मतलब कि आने जाने के जो शुल्क हुआ करता था, बंदरगाह सीमा शुल्क, और एक और था शायर जिहाद नामक अन्य, ये सब क्या था? टैक्स था, ये भी हुआ करता था। लेकिन वास्तविक राजस्व वसूली के लिए जो था वो राजस्व अधिकारी हासिल शब्द का इस्तेमाल करते थे। जो वास्तविक राजस्व वसूली के लिए राजस्व अधिकारी जो हुआ करते थे वह हासिल शब्द का प्रयोग करता था, क्योंकि इनके इलाके में के लिए प्रयोग के लिए वह उन इलाकों के लिए प्रयोग किया जाता था जिन्हें आवंटन के लिए सुरक्षित रखा जाता था। जब वह किसी मनसबदार को प्रदान नहीं किया जाता था तो वही बेबाकी कहा जाता था। औरंगजेब के शासनकाल में देखेंगे, शासनकाल में कि उत्तरार्ध में जागीरों की संख्या इतनी बढ़ गई कि खालसा पर दबाव ज्यादा बढ़ गया। इस समय देखते हैं जागीर का जो प्रबंध है वह राजकीय नियमों के अनुसार होता था। कोई भी जागीर का प्रबंध हुआ करता था वह राजकीय नियमों के अनुरूप होता था। जागीरदार को अपनी संबंधित जागीर से केवल माल वाजिब कहने का तात्पर्य क्या है? अधिकृत राजस्व, जो उनके अधीन में जो राजस्व है वही है माल वाजिब। अधिकार वसूलने का अधिकार था। अपना क्षेत्र संबंधित है वहीं तक सीमित है, कहीं दूसरे जागीरदार या कहीं भी राजस्व वसूलने का नहीं था। वह अमल गुजार, याद रखें, अमल गुजार कोषाध्यक्ष जैसे अधिकारियों की नियुक्ति करता था जो उनके लिए काम करता था, यानी केंद्रीय प्रशासन के लिए काम करता था। तो राजकीय पदाधिकारी जागीरदारों पर नजर रखा करते थे। ये सब राजकीय पदाधिकारी जो हुआ करते थे जागीरदारों पर जो है नजर रखा करते थे, क्योंकि सूबे के दीवान जो हुआ करते थे, दीवान जो थे, सूबे जो प्रांत कहते हैं, सूबे के दीवान से भी आशा की जाती थी कि वह जागीरदारों के शोषण से किसानों की रक्षा करे। कहीं ऐसा ना हो कि जागीरदार जो है जागीर कहीं किसानों को शोषण ना करता हो। इस पर आशा हम करते हैं कि दीवान से कि आप जो है किसानों की रक्षा करें इन जागीरों से, जागीरदारों से। तो इस तरह से देखते हैं अकबर ने क्या किया था। अकबर, याद रखेंगे, अकबर ने प्रत्येक प्रांत में एक जो है अमीन नामक अधिकारी की नियुक्ति की थी और उससे अपेक्षा की गई कि जो जागीरदार पर नजर रखे। अमीन को कहा गया कि आप जागीर पर जो है जो जागीरदार हैं उस पर नजर रखे अमीन को। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अकबर ने अमीन नामक एक अधिकारी की नियुक्ति की जो उससे अपेक्षा किया गया कि जागीरदार पर नजर रखे। तो हम देखते हैं कि संकट के, जैसे हम देखें कि औरंगजेब के शासनकाल के उत्तरार्ध में जागीरों की संख्या बढ़ गई, खालसा पर दबाव इतनी बढ़ गई कि कहना नहीं। लेकिन इनके समय में, औरंगजेब के समय में देखते हैं कि संकट की स्थिति में जो है अक्सर जो है
फौजदार एक राजस्व वसूल करने में जो है जागीरदारों को काफ़ी मदद करते थे। औरंगजेब के समय में जो है फौजदार का जो है ऐसा लगता है कि ज़्यादा वसूल करने में जागीरदारों की मदद किया था। यही हमारा जो है जागीरदारी व्यवस्था थी मुगल काल का। आप जो है जागीरदारी से व्यवस्था क्या थी या जागीरदारी व्यवस्था तो क्या समझते हैं, इसका वर्णन करें, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। लेकिन ये जो है एक सिलसिलेवार ढंग से जो है तरीके से जो नोट कर लें और इसी को थोड़ा और भी अपने तरह से जो है आप लिख लें और बहुत ही अच्छे तरह से नोट्स बन जाएंगे। इसको नोट डाउन कर लेंगे और यही था हमारा जो है जागीरदारी व्यवस्था। तो आज का क्लास जो है यही समाप्त करते हैं।